नमस्कार, फिट रहे जयपुर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिट रहे जयपुर एक फिटनेस एंड हेल्थ शो है जहां हम हर वीक अपने स्टूडियो में बुलाते हैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को और उनसे करते हैं कुछ सवाल फिटनेस हेल्थ के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 24 अप्रैल को था वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेनिंजाइटिस और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जो कि पीडियाट्रिशियन है। तो सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका इस प्रोग्राम फिट रहे जयपुर में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस और कल था वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मेनिंजाइटिस है क्या? मेनिंजाइटिस हमारे दिमाग के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं और इसके इन्फेक्शन या संक्रमण को मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। इसको आम भाषा में ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। हम सब शायद इसको इसी तरह से जानते हैं कि मेनिंजाइटिस कॉमनली ब्रेन फीवर होता है। जी, तो ये जैसा कि आपने बताया कि एक हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, हमारे सेल्स के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसमें हुए संक्रमण को या इन्फेक्शन को हम इस मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। यानी कि जो इसे ब्रेन फीवर कहा जाता है वो एक्चुअली इसका कनेक्शन ब्रेन से है। जी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल था वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे। मेनिंजाइटिस एक गंभीर बीमारी है और हर साल लगभग 10 लाख बच्चे इस बीमारी के शिकार होते हैं। उनमें लगभग 2 लाख बच्चों की मौत भी हो जाती है। जो बच्चे इस बीमारी से बच जाते हैं उनमें किसी न किसी रूप में शारीरिक विकलांगता हो जाती है। तो लोगों को मेनिंजाइटिस क्या है, किस तरह से ये फैलता है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जी, बिल्कुल सही बात है। लोगों में जागरूकता होना, अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि फिट रहे जयपुर के थ्रू हम आपको बताएं कि मेनिंजाइटिस एक भयानक बीमारी है और आप जानें इसके बारे में। और अगर यदि आपके आसपास कोई ऐसा जना है तो आप जानें कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इससे निदान के क्या उपचार हमारे पास हैं। तो अब हम बात करते हैं कारणों की कि मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन के कारण क्या होते हैं। किसी भी इन्फेक्शन को होने के लिए एक डिजीज ट्रायंगल है जिसमें शरीर, वातावरण और कीटाणुओं का आपस में सामंजस्य है। अगर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारण से कम है तो बीमारी होने की या इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे उम्र के लिहाज से कमज़ोर, इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है और शुरू के 5 साल में वो इस तरह के इन्फेक्शन के लिए संवेदनशील होते हैं। इसी तरह से अगर जिस वातावरण में बच्चे रह रहे हैं, अगर वहाँ ओवर क्राउडिंग है, पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जो कीटाणु मेनिंजाइटिस करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में वो रहते हैं, इसलिए इसकी संभावना बढ़ जाती है। कुछ कीटाणु अपनी मारक क्षमता या पावर, विरुलेंस की वजह से ज़्यादा घातक होते हैं, वो कम मात्रा में भी इस इन्फेक्शन को कर सकते हैं। यानी कि यही 3 कारण होते हैं कि यदि आपकी इम्यूनिटी लो इम्यूनिटी है, इसी कारण शायद बच्चे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मेनिंजाइटिस के चांसेस बच्चों में ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा होता है जो वातावरण होता है, जैसे कि क्राउडेड एरियाज हैं, स्लम्स वगैरह हैं, वहाँ इनके होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और तीसरा है पैथोजेंस, यानी कि जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं। जी, तो ये समस्या अब कितनी गंभीर हो गई है? देखिए, बच्चे का दिमाग का विकास शुरू के 5 साल में लगातार होता रहता है, जिस दौरान वह बैठना, चलना और बोलना, सुनना, देखना, ये सब सीखता है। ये स्किल्स लगातार मैच्योर होती है और किसी वजह से अगर बच्चे को दिमागी बुखार या ब्रेन फीवर हुआ है तो यह डेवलपमेंट बीच में रुक जाता है। और अगर समय पर पता नहीं लगे तो यह जानलेवा भी हो सकता है। और अगर बच्चा बच जाता है तो उसमें कुछ कमियां जैसे अंधापन, बहरापन या लकवा, मंदबुद्धि, मिर्गी की शिकायत आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से यह है एक काफ़ी गंभीर बीमारी है। जी बिल्कुल, अगर इसके होने से आगे तक किसी तरह की कोई कमी, कोई विकलांगता आ जाती है तो निश्चित ही ये एक गंभीर बीमारी है। बिल्कुल।
तो ऐसे में क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण है जिनसे कि ये पता लगाया जा सकता है, जिनसे कि पेरेंट्स को, माँ बाप को ये पता लगे कि ये फीवर मेनिंजाइटिस है? बुखार किसी भी इन्फेक्शन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जी। लेकिन अगर बच्चे में बुखार के साथ लगातार बच्चा रो रहा है तेज आवाज़ में, जिसको हाई पिच क्राई कहते हैं, या सुस्त हो गया है, उल्टियाँ कर रहा है, सर दर्द की शिकायत कर रहा है, या उसकी गर्दन में तनाव अकड़न हो गई, हाथ पैरों में मिर्गी की जैसे झटके लग रहे हैं, या शरीर पे कुछ इस तरह के दाने आ गए हैं जिनसे ये पता लग जाता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो इन सब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे हम यह पता लगा लेते हैं कि ये साधारण बुखार नहीं, ये मेनिंजाइटिस है और हमें अब चिकित्सक की तुरंत सलाह लेनी चाहिए। जी। तो ऐसे में बेहतर ये रहेगा कि अगर बुखार के कारण बच्चा परेशान है तो बेहतर ये है कि अपने आप कयास लगाने की बजाय आप डॉक्टर के पास जाएं, चिकित्सक के पास जाएं और मेनिंजाइटिस है कि नहीं ये पता लगाएं। बिल्कुल। कौन सी ऐसी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, कौन से ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जिनसे कि मेनिंजाइटिस का कंफर्मेशन होता है? सबसे पहले तो जब हमारे पास बच्चे को इन लक्षणों के साथ लाते हैं तो हम गहराई से उन लक्षणों के बारे में पता करते हैं कि इसमें बुखार के अलावा और कौन कौन से लक्षण मौजूद हैं, और इसके बाद में हम बच्चे का सामान्य परीक्षण करते हैं और उसमें उनका सेंसोरियम पता करते हैं कि बच्चा आसपास के वातावरण से कितना इंटरेक्ट कर रहा है, सुस्त तो नहीं हो गया, और उसके सिर और आँखों की जांच से उसके दिमाग में प्रेशर का अंदाज़ा लगाते हैं। गर्दन, हाथ पैरों की जांच से जो मेनिंजियल इरिटेशन होता है उसके साइंस का पता लगाते हैं। कोई लकवा या पैरालिसिस तो नहीं हो गया वो पता करते हैं। शरीर पे किसी प्रकार के रेशेस, दाग तो नहीं है वो पता करते हैं। जी, मतलब प्राइमरी हम जिसे कहते हैं जांच एक करते हैं और स्पेशली इन चीज़ों की करते हैं कि वो रिस्पॉन्ड कितना कर रहा है, वो आसपास के वातावरण से रिस्पॉन्ड कर रहा है या सुस्त है, और इन आधार पर एक बार ये अनुमान लग जाता है कि बच्चे को मेनिंजाइटिस की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ज़रूरी जांच हम करवाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जांच रीढ़ की हड्डियों के बीच निडल डालकर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, जो एक तरल पदार्थ है जो मेनिंजेस के बीच में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है, उसको निकाल कर उसकी जाँच करते हैं। जी। सामान्यतः ये पानी जैसा होता है, लेकिन मेनिंजाइटिस में इसका कलर दूध जैसा, मवाद जैसा हो जाता है। इसमें प्रोटीन और कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर की मात्रा इसमें कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट इस फ्लूइड के हम करते हैं जिससे ये पता लग जाता है कि ये किस प्रकार का मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, इसका पता हमें लग जाता है। इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें WBC काउंट, ब्लड कल्चर इम्पोर्टेंट है। WBC काउंट हमें इन्फेक्शन की प्रेजेंस के बारे में बताती है, और ब्लड कल्चर हमें कौन से कीटाणु से इन्फेक्शन हुआ है उसके बारे में बताती है। कुछ दवाइयों के बारे में भी हमें ब्लड कल्चर से जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा हम कुछ इमेजिंग टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल ये पता करने के लिए करते हैं कि मेनिंजाइटिस में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई। जैसे मेनिंजाइटिस में सिर में पानी भरना जिसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं वो हो जाता है, या मवाद किसी जगह इकट्ठा हो जाती है जिसको एम्पाइमा बोलते हैं, उसका पता लगाते हैं। इमेजिंग में CT स्कैन, MRI या अल्ट्रासाउंड वो करके हम पूरा असेसमेंट करते हैं कि बच्चे को मेनिंजाइटिस के साथ में क्या क्या परेशानी। और तो जैसे कि आपने बताया कि एक टेस्ट CSF किया जाता है जिसमें स्पाइन में से फ्लूइड निकाला जाता है, तो ये जांच, ये टेस्ट क्या बहुत आसानी से उपलब्ध होता है? बिल्कुल, ये एक जिस तरह से हम ब्लड का सैंपल लेते हैं बिल्कुल उसी तरह का एक टेस्ट है, और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जितना निडल हम कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं उसी तरह का एक सामान्य जाँच है जो अस्पताल में हम लोग ऑपरेशन थिएटर में सभी प्रिकॉशंस को लेते हुए करते हैं। जी, आपने बताया डॉक्टर अग्रवाल कि कुछ तरह के पैथोजेंस, कुछ ऐसे वायरसेस, बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस सबसे पहले वहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद वो फैलता है। तो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वे कौन से ऐसे कीटाणु हैं जो इस इन्फेक्शन को फैलाते हैं, क्योंकि उसी तरह से बचाव संभव है। तो वो कौन से कीटाणु हैं? 3 प्रकार के कीटाणु जिसमें वायरस, बैक्टीरिया और फंगस ये मेनिंजाइटिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे मुख्य कारण वायरस होता है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है और
सबसे अच्छी बात क्या है कि कॉमन होने के साथ में इस मेनिंजाइटिस में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती है। वायरल मेनिंजाइटिस में अगर समय पर इसका पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज अच्छा हो जाता है और सपोर्टिव केयर से बच्चे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दूसरा मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज़्यादा होती है और यही सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। और जो बैक्टीरिया है मुख्यतः उनमें न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल और एच इन्फ्लुएंजा, ये 3 कीटाणु बैक्टीरिया हैं जो सबसे ज़्यादा मेनिंजाइटिस के कारण होते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन नहीं है, यह केवल उन कंडीशंस में होता है जहां इम्यूनिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत लो इम्यूनिटी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होती है, जिनमें उन्हीं में ये फंगल मेनिंजाइटिस होता है। जी, तो ये जैसा कि आपने बताया कि वायरसेस, बैक्टीरियाज, ये बच्चे के शरीर के अंदर प्रवेश करते कैसे हैं, खाने पीने के से या हवा से? मेनिंजाइटिस का जो इन्फेक्शन है ये एक तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। जब भी कोई इस बीमारी से पीड़ित बच्चा खांसी करता है तो ये कीटाणु हवा में ड्रॉपलेट्स के रूप में तैरते हैं और एक स्वस्थ बच्चा जब इनके संपर्क में आता है तो ये उसके शरीर में प्रवेश करके नाक, कान, गला या लंग्स में पहले इन्फेक्शन करते हैं और वहाँ से ब्लड वेसल्स से ये ब्रेन में पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन हवा के माध्यम से फैलता है और जिन जगह पर ओवर क्राउडिंग होती है, जहाँ पे बच्चे समूह में भीड़ में रहते हैं, वहाँ पे क्रचेज में या स्कूल्स में, उनमें ये जल्दी से स्प्रेड करता है। जी, तो आज के फिट रहे जयपुर में हम बात कर रहे हैं मेनिंजाइटिस के बारे में डॉक्टर अरविंद अग्रवाल से, जो कि एक पीडियाट्रिशियन हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे डॉक्टर अग्रवाल से। आप देखते रहिए फिट रहे जयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिट रहे जयपुर में। आज हम बात कर रहे हैं, विषय है मेनिंजाइटिस और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, जो कि हमें बता रहे हैं मेनिंजाइटिस के कारणों और निवारण के बारे में। तो डॉक्टर अग्रवाल, हम बात कर रहे थे कि मेनिंजाइटिस को किस तरह से पहचाना जाता है। तो कुछ ऐसे ज़रूर चीज़ें होंगी जिससे कि हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे ज़्यादा ससेप्टेबल होते होंगे मेनिंजाइटिस के लिए। तो वो कौन से बच्चे हैं जिनको मेनिंजाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है? देखो, इसमें जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, जो कुपोषित होते हैं या जिनमें किसी न किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, जैसे HIV इन्फेक्शन में है, या जिन बच्चों के टीकाकरण पूरी तरह नहीं हुआ वो, या जो ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे रह रहे हैं, या जहाँ पे क्रचेज में डे केयर सेंटर में बच्चे जाते हैं, उनमें एक्सपोजर इस तरह की कीटाणुओं से बढ़ जाता है। इसलिए ये उन बच्चों में ज़्यादा रिस्क रहता है। फिजिकली जो वीकर हैं या इम्यून सिस्टम लो है। तो ऐसे में बच्चों का बचाव मेनिंजाइटिस से किस तरह से हम कर सकते हैं? बच्चों को मेनिंजाइटिस से बचाने के लिए सर्वप्रथम हम उनके खान पान पे ध्यान दें। उनकी खाने से उनकी इम्यूनिटी जुड़ी हुई है। दूसरा, कोई भी बच्चा अगर पीड़ित है तो उसके संपर्क में आने से दूसरे बच्चों को रोकें। और जहाँ पे इंडोर पोल्यूशन है, स्मोकिंग घर में करते हैं या बहुत नज़दीक ओवर क्राउडिंग के रूप में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, तो उससे बचे। और बच्चों में टीकाकरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें टीकों का महत्व इन बीमारियों से बचाने में और इम्यूनिटी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा है, इसलिए टीकाकरण का पूरा ध्यान दें। तो मेनिंजाइटिस से बचने के लिए वैक्सीन्स कौन कौन से हमारे पास में हैं? दुनिया में जो टीके उपलब्ध हैं वो सारे टीके हिंदुस्तान में भी उपलब्ध हैं। और कुछ टीके जो मेनिंजाइटिस से बचने के लिए लगाए जाते हैं, उनमें ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लिए BCG का टीका, जो सभी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, गवर्नमेंट चेन्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल में सभी जगह उपलब्ध है। इसके अलावा HIV हिब वैक्सीन, जो H इन्फ्लुएंजा B टाइप मेनिंजाइटिस से बचाता है। इसके अलावा
वी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जो न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस सबसे मुख्य कारण है उससे बचाता है। इसके साथ में मेनिंगोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस से बचाता है। एमएमआर और वेरिसेला वैक्सीन जो वायरल मेनिंजाइटिस से बचाते हैं। ये सभी वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमें समय पर अपने बच्चों का टीकाकरण कराना चाहिए, जिससे कि कुछ विशेष कीटाणुओं के प्रति उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। डॉक्टर अग्रवाल, ये जो वैक्सीन के नाम आपने लिए हैं, ये वैक्सीन्स क्या अलग से पेरेंट्स को जाकर पूछना पड़ेगा पीडियाट्रिशियन से, या एक जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनता है बच्चों का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, जो नॉर्मल वैक्सीनेशन होता है जन्म के साथ से लेकर करीब 2 से 2.5 वर्ष तक, इनमें क्या ये सारे टीके होते हैं? इनमें केवल बीसीजी का टीका नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल है। बाकी वैक्सीन्स के बारे में डॉक्टर अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से पूछना चाहिए। और जो हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अलग से वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उसमें ये सभी टीके शामिल है। अगर पेरेंट्स इच्छुक है तो इस बारे में ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यानी पेरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वे जाने कि मेनिंजाइटिस का वैक्सीनेशन कई सारे वैक्सीनेशंस के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो ये भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाएं, जानकारी लें, और यदि वे खुद अवेयर रहेंगे तो वो डॉक्टर से भी बात कर पाएंगे और अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। तो अब तक तो हमने बात की मेनिंजाइटिस के कारणों की और उससे बचाव की। जिन बच्चों को मेनिंजाइटिस है उनके लिए इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? मेनिंजाइटिस एक गंभीर बीमारी है और उसका इलाज केवल हॉस्पिटल सेटिंग में ही संभव है। इसलिए सर्वप्रथम तो बच्चे को किसी भी अच्छे अस्पताल में जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध है वहां एडमिट करवाना चाहिए। दूसरा, बच्चा सुस्त रहता है, कुछ खा नहीं पी पाता, इसलिए उसको आईवी फ्लूइड के जरिए खुराक देना, लक्षण के आधार पे किस टाइप का मेनिंजाइटिस हो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करना, और बच्चे को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना जिसमें दौरे कंट्रोल करना, दिमाग का प्रेशर कंट्रोल करना, या ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो उसको मेंटेन करना, श्वास की दिक्कत है तो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर सपोर्ट देना आदि ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास हैं, जिनसे हम इस बच्चे को एक समय पे ट्रीटमेंट देके बचा सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। आपने शुरुआत में कहा था कि कई बार मेनिंजाइटिस की वजह से कोई विकलांगता, कोई कमी भी बच्चे में आ सकती है, तो इस चीज़ के चांसेस कितने रहते हैं, या कुछ ऐसा है कि अगर जल्दी डॉक्टर के पास या डॉक्टर की एड, मेडिकल एड मिल जाए तो ऐसे में होने के चांसेस कम रहते हैं? मेनिंजाइटिस के प्राथमिक लक्षण अस्पष्ट होते हैं। अगर थोड़ा भी पेरेंट्स इसके बारे में जानकारी रखें, बच्चा लगातार रो रहा है, तुरंत गंभीरता से इन सिम्टम्स को लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर शुरुआती अवस्था में ही ट्रीटमेंट शुरू हो तो इन चीज़ों की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि वक्त के साथ कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ती जाती है। बिल्कुल। या कुछ ऐसा भी है कि जैसे आपने बताया कि वायरल मेनिंजाइटिस थोड़ा आसान होता है इलाज के लिए, जबकि बैक्टीरियल या जो तीसरे किस्म का होता है उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने की संभावना वायरल मेनिंजाइटिस आसान है, लेकिन उसमें भी अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन पता करना जरूरी है, क्योंकि कुछ समय बाद में सभी मेनिंजाइटिस में कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है। जी। तो आपने बताया जैसे कि मेनिंजाइटिस में खास चीज़ होती है कि कुछ दौरे तरह के पड़ते हैं बच्चों को, लेकिन नॉर्मली भी देखा गया कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो कई बार बुखार की वजह से वो हाई पिच क्राइंग उसकी नॉर्मली हो सकती है, या सीजर्स जिसे हम कहते हैं वो बहुत नॉर्मल है बुखार में होना बच्चों को, स्पेशली अगर बच्चों की बात करें। तो ऐसे में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें कि ये मेनिंजाइटिस का फीवर है और एक नॉर्मल फीवर में बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आमतौर पर किसी भी बुखार में बच्चों को दौरे पड़ सकते हैं, इनको हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं। एक इस प्रकार के दौरे हैं जो फीवर की 24 घंटे के अंदर बच्चे को पड़ सकते हैं। केवल एक ही दौरा पड़ता है जिसकी अवधि लगभग 15 मिनट से कम ही होती है, और दौरे के बाद में बच्चा वापस सामान्य हो जाता है। जबकि मेनिंजाइटिस में दौरे के बाद बच्चा सुस्त रहता है और वह आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट नहीं करता। दौरे बार बार पड़ते हैं, एक दौरे के बाद ऐसा नहीं है कि दौरा खत्म हो जाए। बच्चे में दिमागी प्रेशर बढ़ने के लक्षण जैसे एंटीए फोंटानेली जो सिर पे खुला जगह होती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, आँखों में
भी प्रेशर बढ़ने के चेंजेज आ जाते हैं। गर्दन में अकड़न, हाथ पैरों में मूवमेंट्स में असमानता, इस तरह के लक्षण भी उसमें आते हैं। तो दोनों को देखने से और प्राथमिक परीक्षण करने से ये पता लग जाता है कि बच्चे को ये फेब्राइल सीजर है या मेनिंजाइटिस है। कई बार डॉक्टर्स को भी कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसको मेनिंजाइटिस की तरह लें या फेब्राइल सीजर की तरह लें। तो हम मेनिंजाइटिस, चूँकि एक गंभीर बीमारी है, इसमें हम बेनिफिट ऑफ डाउट देके बच्चे को मेनिंजाइटिस की लाइन पे ही ट्रीट करते हैं। जी, वो ही ठीक रहता है कि अगर आगे हम टेस्ट करा लें और उसी का इलाज चले तो वो ज़्यादा ठीक है। ठीक रहता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे था, तो ऐसे में आप वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे पर हमारे दर्शकों को हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मेनिंजाइटिस एक गंभीर बीमारी है, तो इसका शुरुआती लक्षणों के आधार पर पता करके तुरंत इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि देर होने पर जटिलताओं की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप बच्चों का आहार, संतुलित आहार रखकर, भीड़ भाड़ से, ओवर क्राउडिंग से बचाकर और टीकाकरण के माध्यम से इसका बचाव कर सकते हैं। जी, कुछ और चीज़ें जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, तो हाइजीन से रिलेटेड भी शायद कुछ चीज़ें हम चाहेंगे कि आप बताएं पेरेंट्स को कि साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो जैसे खांसी करें या छींकें तो आप रुमाल का इस्तेमाल करें या अपनी एल्बो में खांसी करें। और अगर किसी वजह से हाथ पर खांसी ली है या छींका है तो आप तुरंत हैंड वॉशिंग करें। जी। और यानी कि सफाई का उचित ध्यान रखना और खाना पीना अच्छा करना आपको इन सब परेशानियों से बचा सकता है। तो वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे पर हमारा उद्देश्य था आपको जागरूक करना मेनिंजाइटिस जैसी भयानक बीमारी के लिए, ताकि आप जानें कि मेनिंजाइटिस क्या है और इससे बचने के लिए आप उचित कदम उठा सकें। तो डॉक्टर अग्रवाल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं कहना चाहूँगी दर्शकों की वजह से कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों के लिए कि फिट रहे जयपुर में इस बार हमने आपको बताया मेनिंजाइटिस के बारे में। अगले वीक हम फिर एक और बीमारी, एक और हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।